कक्षा नवम एवं दसम के भैया ध्यान दें। हमने आपको पिछले वीडियो में क्या पढ़ाया था, याद होगा आपको। त्रिभुज की सर्वांग समता या त्रिभुज के विषय में कुछ जानकारी हमने आपको दिया था। ठीक, अब बहुत से भैया सोच रहे होंगे यार ये तो हमको आता है। दसम वाले सोच रहे होंगे कि हमने तो नवम पढ़ लिया है, ठीक है। लेकिन कुछ भैया ऐसे भी होंगे जिनको नहीं आता होगा। ठीक, आता है, बहुत अच्छी बात है। आज फिर देखें तो जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था उससे कुछ निष्कर्ष निकाला होगा आपने। तो भाई हमारे हिसाब से नंबर 1 बात आपने ये निकाला होगा, सर्वांग सम होने के लिए संगत कोण एवं भुजाएं समान होनी चाहिए। एक तो निष्कर्ष आपने ये निकाला होगा। दूसरी बात ये है, ये भी ध्यान रखना है हमको, त्रिभुज जो कि सर्वांग समता को सांकेतिक रूप से लिखने के लिए उनके शीर्षों की संगतता को सही प्रकार से लिखना आवश्यक है। ठीक, तीसरी बात ये है, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भागों को CP/CT से सूचित करते हैं। हो सकता है आपको ये बात समझ में ना आई हो, हमने जो तीनों बातें लिख दिया है, और हो सकता है आई भी हो, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत आई होगी तो अच्छी बात है, क्योंकि हम अभी आपको अगले वीडियो से दसम का अलग रहेगा और नवम का अलग रहेगा। आज का जो लेक्चर है वो दोनों का एक ही है। जो हम चाह रहे थे थोड़ा से बेस बता दिया जाए नवम भैयाओं को, दसम भैयाओं को, और अच्छी प्रकार से उनको आ जाए। अब आप जानते हैं ये CP/CT है ना, या जैसे लिखते हैं ना ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR है ना, तो A पहले लिखा, B बाद में लिखा, C बाद में लिखा, और उधर P लिखा, Q लिखा, R लिखा, है ना। तो ये क्यों लिखा, ठीक, यही तो बताया गया था आपको। सेकंड नंबर, ये सेकंड नंबर यही है जो कि बताया जा चुका है ना। सर्वांगसम होने के लिए संगत कोण एवं भुजाएं समान होनी चाहिए, यही बताया जा चुका है आपको, ठीक है। तो ये जानकारी हम आपको पूर्व में दे चुके हैं। ठीक, अब रही बात कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि त्रिभुज और एक त्रिभुज ये, अब आपसे कहा जाए कि आप ही बताइए इनके आकार क्या हैं, तो आप कहेंगे भैया त्रिभुजाकार हैं दोनों। ये दोनों आकृतियाँ कैसी हैं, फर्स्ट और सेकंड, है ना, दोनों आकृतियाँ कैसी हैं, ये त्रिभुजाकार हैं। ठीक, अब दोनों आकृतियाँ तो क्या हैं, सेम है, समान है ना, अर्थात इनका शेप दोनों का क्या है, समान है। शेप अर्थात क्या है, शेप अर्थात आकार दोनों का समान है, आकृतियाँ दो हैं, और दोनों का नाम क्या है, त्रिभुज है। ठीक, अब आपसे कहा जाए कि क्या दोनों त्रिभुजों की जो भुजाएं हैं उनकी आमाप या दोनों का आकार समान है, तो आप तुरंत कहेंगे नहीं नहीं नहीं, आकार समान नहीं है, ठीक है। तो अब क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। बोलिए सही बात है कि नहीं। तो कुल मिलाकर के ऐसी स्थिति जब आए कि शेप एंड साइज, शेप तो समान हो लेकिन साइज क्या हो, असमान हो, अर्थात समान होना आवश्यक नहीं है। क्या समान होना आवश्यक नहीं है, साइज। शेप समान है लेकिन साइज समान होना आवश्यक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज
क्या कहलाएंगे? समरूप कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? समरूप। ठीक है, सिमिलर, सिमिलर। ठीक, दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? समरूप कहलाएंगे। तो समरूप जान लीजिए, समरूप। ठीक है। हाँ भैया, ये आप देखेंगे ज़्यादातर 10th में समरूप का उपयोग किया गया है और 9th में सर्वांग-सम का उपयोग किया गया है। लेकिन ये नहीं है कि सर्वांग-सम का उपयोग 10th में नहीं है। अच्छा, क्योंकि जब हम सवाल आपको सिद्ध करेंगे या सिद्ध करके कोई भी सवाल बताएंगे प्रमेय में या प्रमेय संबंधित सवाल, तो उनमें ज़रूरत होगी। ठीक है, क्या ज़रूरत होगी? यही CP-CT है ना, SSA या यस आप खुद समझ रहे होंगे अच्छी प्रकार से। तब समरूप की बात जरा देख लीजिए। अब समरूप की बात शुरू करने जा रहे हैं। ठीक, तो 9th और 10th दोनों के लिए ये जानकारी बहुत अनिवार्य है। ठीक है। अब जैसे एक त्रिभुज आपका ये और एक त्रिभुज आपका ये, दो त्रिभुज, एक कोण 60 अंश है और एक कोण 70 अंश है। एक कोण 70 अंश है और एक कोण क्या है? 60 अंश है। ठीक, इसका नाम ABC है, इसका नाम PQR है। ठीक है, तो आपसे हम ये कहें कि बताओ अच्छा कोण B किसके बराबर है? तो कोण B आप कहोगे कि कोण P के बराबर है, क्योंकि B का मान क्या है? 60 अंश और कोण P का मान क्या है? 60 अंश। तो कोण B बराबर कोण P। ठीक, अब आपसे कहा जाए कोण C किसके बराबर है? भैया कोण C का मान क्या? 70 अंश है और इधर कोण Q का मान 70 अंश है। तो कोण C किसके बराबर है? कोण Q के बराबर है। ठीक, अब आप खुद जानते हैं, पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो जान लीजिए कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने? त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये सभी भैया पढ़ चुके हैं, अष्टम में या नवम में, है ना, या 7th में या 6th में, पूर्व में पढ़ चुके हो। अच्छा, अब आप बताइए अगर ये 70 है, ये 60 है, तो फिर ये कितने का होगा? तो 70 और 60 कितने हो गए? 130। तो हमको लगता है ये 50 अंश का होगा। ठीक, इसी प्रकार ये वाला भी 50 होगा। तो आप देख रहे हो कि कोण A किसके बराबर है? कोण R के बराबर है। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा दोनों त्रिभुजों में कि दोनों त्रिभुजों के दो दो कोण तो बराबर हैं और तीसरा कोण स्वतः बराबर है, ये अपने आप बराबर है। ठीक है, तो याद रहे जब त्रिभुज के दो दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण स्वतः बराबर होता है। आप निकाल के देख लीजिए, ये 50 अंश आएगा, इसमें भी 50 अंश आएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण अलग अलग बराबर हो गए कि नहीं बराबर हो गए? अर्थात कोण A बराबर क्या आया? कोण R आया कि नहीं आया? तो दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण अलग अलग बराबर हैं। बोलिए, ठीक, इतनी बात समझ में आई? अगर दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण अलग अलग बराबर हैं या दो दो कोण बराबर हैं, तो तीसरा तो स्वयं बराबर होता है, स्वतः बराबर होता है, उसे कहने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर के दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण अलग अलग बराबर हैं, इसीलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं। क्या है? समरूप हैं। अब त्रिभुज ABC है ना, ये कहे का निशान है, ये समरूप का निशान लगा दिया है। ठीक, समरूप है त्रिभुज PQR की QRP की RPQ। क्या लिखेंगे ये ध्यान रहे। ठीक है भैया, एक कोण कितने का है? 50 अंश का। इधर A किसके बराबर है? R के बराबर है। तो हम पहले क्या लिखेंगे? R। ठीक, इसका B नंबर है, B का मान क्या है? 60 अंश। इसमें कौन 60 अंश है? P। तो B A के बाद लिखा है, तो P कहाँ लिखोगे? R के बाद P लिखोगे, तो क्या लिखोगे? P। ठीक, चूंकि B 60 अंश तो P भी 60 अंश। अब रहा C 70 अंश है, तो इधर कौन 70 अंश है? Q। ठीक, अब आप देख लीजिए, ये लिखा है ना, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज RPQ। ठीक, दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। अब रही बात, हमने देखो यहाँ लिखा है
इसमें यहाँ पर देखिए ये लिखा है, त्रिभुज की जो सर्वांग समता को सांकेतिक रूप में त्रिभुज जो की सर्वांग समता को सांकेतिक रूप में लिखने के लिए उनके शीर्षों की संगतता को सही प्रकार से लिखना आवश्यक है। ठीक है, तो सर्वांग सम में लिखना हो चाहे समरूप में लिखना हो, ये जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, शीर्ष एक है ना, कहाँ लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, है ना। तो संगतता को सही रूप में लिखना होता है, ये ध्यान रहे। ठीक, अब रही बात, चलो अच्छा दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इससे फायदा क्या मिला, क्या लाभ मिला, है ना। तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है हमको। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, और त्रिभुज कब समरूप होते हैं, जब दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण अलग अलग बराबर होते हैं, तभी त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अगर समरूप हैं, भैया आप जान रहे हो, अगर समरूप है भुजाएं हैं कि नहीं इसमें, अगर त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। क्या, संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक, आप जान लीजिए, त्रिभुज यदि समरूप हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। ठीक, या संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है या समान होता है, बात वही हो गई। अब आप जानिए ये समान या बराबर, इसका मतलब क्या हुआ, अनुपात का बता दे रहे हैं आपको। संगत भुजाओं का अनुपात, भैया ए बी, ध्यान रखिएगा, अर्थात लिख देते हैं, अर्थात ए बी, आप देख रहे हो कि ये ए बी, यह भुजा ए बी किस भुजा के संगत है, आप देख लीजिए भैया, इसके सामने कोण क्या, 70 अंश, तो 70 अंश के सामने भुजा ए बी है, तो इसमें 70 अंश के सामने कौन है, पी आर है। तो क्या लिखेंगे, ए बी बटे पी आर। इसका मतलब ए बी और पी आर भुजाएं क्या हैं, संगत भुजाएं हैं, इसीलिए संगत भुजाओं का अनुपात लिखा है। ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात इसीलिए लिखा गया है, बराबर। अब लिख देते हैं ए सी, ए सी बटे ए सी के सामने कितने अंश कोण, 60 अंश है ना, तो 60 अंश के सामने वाली भुजा क्या है, क्यू आर है। तो इसका मतलब ए सी और क्यू आर ये क्या है, संगत भुजाएं हैं, इसीलिए संगत भुजाओं का अनुपात बराबर लिखा है हमने। फिर बराबर एक और बची है बी सी, बी सी बटे बी सी के सामने कितने अंश कोण है, 50 अंश का है। इस 50 अंश के सामने कौन सी भुजा है, पी क्यू, तो इसका मतलब बी सी की संगत कौन भुजा है, पी क्यू। ये देखिए लिख दिया, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। याद रहेगा, आप देख लीजिए हमने बहुत स्पष्ट करके आपको बता दिया है। ठीक, तो ये स्पष्टता आपको होनी चाहिए, सभी भैयाओं को मालूम होना चाहिए संगत भुजाएं कौन कौन हैं। त्रिभुज समरूप हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो कैसे लिखोगे, आप देख रहे हो ये लिख दिया हमने। ठीक, ये भी आपको पता होना चाहिए कि सर्वांग सम कब होते हैं त्रिभुज। ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए। अब थोड़ी जानकारी और कर लो, मान लीजिए त्रिभुज की बात ना होती, चतुर्भुज की बात होती। ये लीजिए, देख रहे हो आप, एक चतुर्भुज ये है, एक चतुर्भुज ये है, नाम लिख दिया है ए बी सी डी पी क्यू आर एस, डी है, अच्छा ये ए बी सी डी पी क्यू आर एस, कई चतुर्भुज हैं, 2 चतुर्भुज हैं। ठीक, दोनों चतुर्भुज में कितने कितने कोण है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। ठीक है, तो याद ध्यान रहे यहाँ पर, ये दोनों चतुर्भुज भाई सेम है। क्या सेम है, इनका शेप अर्थात इनका आकार दोनों का सेम है, बराबर है, लेकिन क्या इनकी आमाप या साइज या माप अलग अलग है, अलग अलग है, देख भी रही है आपको। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो सकते हैं, समरूप हो सकते हैं, लेकिन समरूप कब होंगे, ध्यान रहे, इस चतुर्भुज के चारों कोण
इस चतुर्भुज के चारों कोणों के क्या हो, बराबर हो। जैसे ये 60 है तो ये भी 60 हो, अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो, है ना। कुल मिला करके इसके चारों कोण इसके चारों कोणों के क्या हो, अलग अलग बराबर हों। जैसे त्रिभुज में होता है, अगर त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के अलग अलग बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप हैं। इसी प्रकार ये भी है, इसमें कोण बराबर होने से काम नहीं चलेगा कि चारों कोण इस चतुर्भुज के चारों कोणों के अलग अलग बराबर हो जाएं तो आप कह दें कि दोनों चतुर्भुज समरूप हैं। नहीं, समरूप के लिए इसमें दो कंडीशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए कि चारों कोण अलग अलग बराबर होने चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए, तभी ये दोनों आकृतियां ठीक क्या होंगी, समरूप होंगी। ठीक, तो समरूप के लिए क्या होना चाहिए, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए और चारों कोण और इसके चारों कोण अलग अलग बराबर होने चाहिए। ठीक है, इसमें दोनों कंडीशन प्रयोग में आएंगी। ठीक, त्रिभुज नहीं है ये, चतुर्भुज है, पंचभुज, षष्ठभुज, है ना। मतलब भुजाओं की संख्या दोनों में क्या है, समान है। तो इसी प्रकार पंचभुज हो सकता है ना। 5 भुजाओं वाली आकृतियाँ 2 हो सकती हैं, 6 भुजाओं वाली आकृतियाँ हो सकती हैं। ठीक है, मतलब भुजाओं की संख्या दोनों आकृतियों में क्या हो, समान हो। तो ऐसी स्थिति में सब कोण पहली आकृति के और दूसरी आकृति के सब कोण अलग अलग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए, तभी ये बहुभुज, है ना, 4 भुजाओं वाली हो, चाहे 5 भुजाओं वाली हो, चाहे 6 भुजाओं वाली हो या अन्य अधिक भुजाओं वाली हो कोई आकृति, अर्थात बहुभुज हो। बहुभुज क्या होना चाहिए, बहुभुज में संख्या भुजाओं की बराबर होनी चाहिए, है ना। तो बहुभुज के सब कोण दूसरे बहुभुज के सब कोण के अलग अलग बराबर हों और संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या हो, बराबर हो, तभी बहुभुज समरूप माने जाएंगे। अब आप समझ गए समरूप की बात यहाँ समाप्त करते हैं और सर्वांशों की बात हो चुकी है। थोड़ी सी जानकारी और, ठीक, अब थोड़ी जानकारी क्या है देखिए। आप जान रहे हैं ये क्या है, रेखा है। क्या है ये, रेखा है। अब आपसे कहा जाए कि ये भी क्या है, किरण है, क्यों भैया। अब आप देखिए, ये आप पढ़े होंगे कि इन दोनों का योग क्या होगा, इन दोनों का योग अर्थात एक कोण ये हुआ और एक कोण ये हुआ, इन दोनों का योग क्या होगा, 180 होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों ये कोण कैसे हैं, ये दोनों कोण कैसे हैं पता है आपको कि दोनों कोण ये जो है क्या है, ये संलग्न कोण है। बोलिए, संलग्न कोण है क्या है दोनों ये। अच्छा, अर्थात दोनों कोणों का योग जब हम करते हैं तो एक क्या बनता है, रैखिक युग्म बनता है। ठीक है, क्योंकि दोनों कोणों का योगफल 180 है। कुल मिलाकर के ये जानकारी हुई आपकी। तो अब कहा जाए एक कोण ये बना हुआ और एक कोण ये बना, ये दोनों कोण क्या हैं, है ना भैया। आप देख रहे हो कि कोण 2 हैं और दोनों कोणों का शीर्ष क्या है, 1 है, अर्थात दोनों कोणों का उभयनिष्ठ बिंदु 1 है और एक भुजा उभयनिष्ठ भी है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों कोण क्या कहलाते हैं, प्रश्न ये है। ठीक है, तो ये दोनों कोणों का नाम सभी भैयाओं को पता होना चाहिए, याद रहेगा। अब 2 कोण इसमें भी बने हैं, 2 कोण इसमें भी बने हुए हैं। अब दोनों कोणों का नाम क्या है ये सभी भैयाओं को पता होना चाहिए। ठीक, अब दोनों कोणों का नाम क्या है, आसन्न कोण। ये दोनों कोण क्या हैं, आसन्न कोण कहलाते हैं। आसन्न कोण क्यों है ये, क्योंकि दोनों कोणों में एक भुजा उभयनिष्ठ है और दोनों कोणों का जो ये एक बिंदु है वो भी क्या है, उभयनिष्ठ है। तो ये दोनों कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। इसी प्रकार इन दोनों कोणों को भी आसन्न कोण कहा जाता है, लेकिन इन आसन्न कोणों का योगफल क्या है, 180 है, अर्थात ये रैखिक
युग्म कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों का योगफल क्या है 180, इसमें दोनों का योगफल 180 नहीं है। अच्छा, ये ध्यान रहे। और आप पढ़े होंगे ये त्रिभुज है, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 होते हैं, सबको पता है। ठीक, ABC। इस कोण का नाम कोण A है, इसका नाम कोण B है, इसका नाम कोण C है। अब आपसे कहा जाए अच्छा ये बताओ ये कोण क्या कहलाएगा? तो आप कहोगे ये कोण क्या है? त्रिभुज का बाहरी कोण। त्रिभुज कैसा कोण है? ये बाहरी कोण, वाह कोण है ना। तो यह बाहरी कोण, और ये वाला त्रिभुज कैसा कोण है? अंतः कोण है भैया, ये तो त्रिभुज के अंदर है ना। वह त्रिभुज में 3 कोण हुए, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये। तो ये त्रिभुज का बाहरी है, ये क्या है? अंतः। याद रहे, त्रिभुज का बाहरी कोण सुदूर, अर्थात ये कोण छोड़ दीजिए, त्रिभुज का बाहरी कोण सुदूर, ये वाला और ये वाला। भैया इससे दूर तो यही है। तो त्रिभुज का बाहरी कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर है, अर्थात इन दोनों का योग कर ले तो ये बाहरी कोण के बराबर हो जाएगा। अगर ये 30 अंश है और ये मान लीजिए 40 अंश है, तो बताओ ये कितने को होगा? 70 को होगा, क्योंकि ये बाहरी कोण सुदूर अंतः अर्थात इन दोनों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। याद रहेगा? तो ये भी आपको याद होना चाहिए। बहुत छोटी बातें हैं ये। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि अच्छा ये बताओ 70 अंश है, तो ये कितने का होगा? आप जान रहे हो कि ये वाला कोण 110 अंश का होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का योगफल क्या होगा? 180। ठीक, ये दोनों कैसे कोण है? आसन्न कोण है, लेकिन आसन्न कोणों का योगफल क्या है? 180 है, क्योंकि ये रैखिक युग्म बनाते हैं। ठीक, तो कुल मिलाकर के ये जानकारी भी आपको हो गई। ठीक है, तो कुल मिलाकर कोण की, रेखा की, त्रिभुज में जो कोण बाहरी हैं, अंदर हैं, ये सभी जानकारी भैयाओं को होनी चाहिए। वो 9 में भैया हो चाहे 10 में हो। ठीक है, और जानकारी प्राप्त करिए। जानकारी आपको दी जा रही है। अच्छा, अगले दिन से जो है आपका अलग अलग कोर्स हो जाएगा। अब आप जान रहे हो अच्छा ये एक क्या है? रेखा है। एक ये भी क्या है? ये भी एक रेखा है। अब अगर से आपसे कहा जाए कि इन दोनों रेखाओं को आगे बढ़ाइए चाहे पीछे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए और चाहे पीछे बढ़ाइए, ये दोनों रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, अर्थात कोण नहीं बनेगा। जब कोण नहीं बनेगा तो कोण का मान क्या होगा? शून्य अंश होगा, अर्थात ये दोनों रेखाएं क्या है? समांतर हैं। तो जब समांतर रेखाओं को कोई तिरछी रेखा काटती है, ऐसी रेखा तिर्यक रेखा कोई काटती है। ठीक है, तो सब लोग ध्यान दीजिए, 2 समांतर रेखाओं को जब कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो देख रहे तिर्यक रेखा काट रही है। जब तिर्यक रेखा काट रही है तो एक कोण इधर बना और एक कोण इधर को बना, अर्थात एक ही ओर है ना। इधर देखिए आप, एक ही ओर के अंतः है कि देखो ना, ये कोण भी और ये कोण भी है ना। अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। याद रहेगा, जब 2 समांतर रेखाओं को कोई तिरछी रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, अर्थात इन दोनों का योगफल क्या होगा? 180 होगा। इसी प्रकार अगर इधर की बात करें आप, भैया 2 समांतर रेखाओं को कोई तिरछी रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतः कोण ये भी तो हैं, तो इन दोनों का योग भी 180 होगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। अब आप जानते हो कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण क्या कहलाते हैं? एकांतर कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एकांतर कोण। एकांतर कोण बराबर होते हैं, सभी भैयाओं को पता होना चाहिए। ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या होगा? एकांतर होगा। ये दोनों भी बराबर होंगे, इधर ये दोनों बराबर होंगे। ये वाला कोण इसके बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, और ये वाला बराबर है क्योंकि ये क्या है? संगत कोण है। इधर ये वाला कोण बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है? संगत कोण है। तो संगत कोण बराबर होते है ना। जैसे ये कैसे कोण है? संगत कोण है। ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, जैसे ये समांतर रेखा है, ये काट दिया हमने। ये कैसे कोण है? एकांतर। एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये देखिए, ये है ना। अब आपसे कहा जाए कि आप बताइए ये दोनों कोण कैसे कोण, तो आप कहोगे शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं, है ना। ये आपको 10th वालों को विशेष रूप से पता होना चाहिए। ठीक है,
कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक, अब रही बात, ये भी जानकारी हो गई आपको। ठीक, अब और जानकारी क्या होनी चाहिए, देखिए छोटी सी बात और। आप जानते हो कि अगर 60 और 30 ये दो कोण हैं, एक 60 अंश का, एक 30 अंश का। अब अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितने अंश प्राप्त होगा, तो आप कहोगे 90 अंश प्राप्त होगा, है ना। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश हो क्या कहलाते हैं, कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश हो कोटिपूरक कोण कहलाते हैं या पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, पूरक कहो और चाहे कोटिपूरक कहो, बात एक है। तो 60 अंश और 30 अंश कैसे कोण हैं, कोटिपूरक कोण हैं या पूरक कोण हैं। ठीक, अब अगर कहा जाए कि भैया 70 अंश और 20 अंश कैसे कोण है, तब भी आप कहोगे पूरक कोण है या कोटिपूरक कोण है। क्यों, क्योंकि दोनों का योगफल 100 नहीं, दोनों का योगफल क्या है, 90 अंश है। अब आपसे कहा जाए कि 70 अंश का पूरक क्या है, तो आप कहोगे तुरंत 70 अंश का पूरक 20 है। अच्छा, 10 अंश का पूरक क्या है, 80 अंश है, क्योंकि 10 और 80 अंश का योग क्या होगा, 90 अंश। भाई दोनों का योग 90 होना चाहिए, है ना। अब आप जानते हो कि 60 और 120, 60 अंश और 120 अंश, इन दोनों का योगफल कितना होगा, 180 होगा। ठीक, तो ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश हो समपूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समपूरक कोण कहलाते हैं, याद रहेगा। समपूरक कोण किसे कहते हैं, तो आप कहोगे ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश हो समपूरक कोण कहलाते हैं। हम कहेंगे पूरक कोण किसे कहते हैं, तो आप कहोगे ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश हो पूरक कोण कहलाते हैं। अब आपसे हम कहेंगे अच्छा ये बताइए 150 अंश का समपूरक कोण क्या होगा, तो आप कहोगे 30 अंश, क्योंकि 150 और 30 जोड़ दो 180 आ जाएगा। तो 150 अंश और 30 अंश क्या है, समपूरक कोण हैं। ठीक है, तो समपूरक कोण और कोटपूरक कोण भी आपको पता हो गया। ठीक, शीर्षाभिमुख कोण पता हो गया, है ना, रैखिक युग्म जान गए, आसन्न कोण जान गए, समपूरक कोण जान गए, पूरक कोण जान गए। ठीक, और कोण त्रिभुज का बहिर्भाग में जो कोण बनता है अर्थात त्रिभुज का बहिष्कोण भी आपको पता हो गया। अब आपसे कहा जाए अच्छा ये बताओ ये क्या है, तो आप कहोगे ये कोण है। कहे कोण है ना, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है कि जब एक बिंदु से दो किरणें निकलती हैं तो जो आकृति बनती है वही क्या है, कोण है। भैया कोण बना दिया हमने। अब आप बताइए कोण में एक बिंदु क्या है, पी है। अब ये कोण के अभ्यंतर है कि बहिर्भाग में, पी बिंदु कहाँ है, तो आप कहोगे भैया कोण के अभ्यंतर है, अर्थात कोण के क्या है, अंदर है। तो कुल मिलाकर के कोण के बहिर्भाग में तो नहीं है बिंदु पी। अब आपसे कहा जाए कि चलो अच्छा ये क्या है, तो आप कहोगे ये भी कोण है। हम कहेंगे बताओ बिंदु पी कहाँ है, तो आप कहोगे कोण के बहिर्भाग में भी पी कोण है, नहीं पी बिंदु है कोण के बहिर्भाग में अर्थात बाहरी भाग में बिंदु पी स्थित है। ठीक है, अभ्यंतर शब्द भी एक है, अभ्यंतर। तो ये बिंदु पी ये वाला अभ्यंतर है और ये वाला बिंदु कहाँ है, कोण का बहिर्भाग है ना। शीर्ष आप जानते हो, भुजा आप जानते हो, ये सभी भैयाओं को पता है, और जिसको नहीं पता उसको पता होना चाहिए। अब रही बात आपकी प्रश्नावलियाँ शुरू होंगी, है ना। कक्षा 9 में भी प्रश्नावली 6.1 चलेगी और कक्षा 10 में भी प्रश्नावली 6.1 चलेगी। ठीक है, दोनों में प्रश्नावलियाँ एक ही चलेंगी, लेकिन अब अगले वीडियो से आपको अलग अलग वीडियो मिलेंगे, 9वीं के अलग और 10वीं के अलग, क्योंकि हमने बेस अर्थात आधार आपको लगभग कुछ जानकारी दे दी, आधार की कुछ जानकारी हमने आपको दे दिया। अब हमको पढ़ाने में दिक्कत नहीं होगी, है ना, आपको समझने में या हमें समझाने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो कक्षा 9
और दसम के भैया याद रखें, अपने अपने फेयर में कार्य को पूर्ण कर लें। आपकी कक्षाएं रेगुलर चल रही हैं। हमने आपको वही भेज दिया है, क्या नाम है, टाइम टेबल, कि किस समय पर क्या पढ़ाया जाता है। ठीक, तो हमें लग रहा है शायद 8:20 से कक्षाएं चलने लगती हैं। ठीक, नवम का, नवम खा, नवम घा, दसम का, दसम खा। ठीक है, इन कक्षाओं में हमारी बेला है और दसम घा में भी शायद है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अपनी अपनी बेला में अपने अपने समय से अपने अपने, है ना, मोबाइल को लेकर के आप जो है समय अनुसार पूछ भी सकते हैं। ठीक, शेष फिर।